Hi everyone, welcome to Rise and Shine Commerce Hub. My name is कुनिका त्यागी और मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, राइट? क्लास 12th की इकोनॉमिक्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये चैप्टर आपके एग्जाम में 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें ध्यान से सुनना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, चलिए, इस पूरे चैप्टर में ये 8 मेन पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है। इस वाले लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, और इन टोटल 4 वीडियोस में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर लेक्चर में 2 पॉइंट्स, हर लेक्चर में 2 टॉपिक्स। ठीक है, चलिए, सबसे पहले है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सबसे पहले तो आप ये समझिए कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी समझने के लिए कॉलोनियलिज्म क्या होता है। देखिए, 2 कंट्रीज, उनके बीच में पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन, ठीक है, उसे ही कहते हैं कॉलोनियलिज्म, जिसमें एक कंट्री तो होगी रूलर और दूसरी होगी उसकी कॉलोनी। तो इंडिया और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटेन था रूलर और इंडिया थी उसकी कॉलोनी। क्या होता है, जो रूलर होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी वही इंपोज करता है। जो कॉलोनी होती है उसके कोई इंडिविजुअल, कोई इंडिपेंडेंट राइट्स नहीं होते, वो सारी चीजें उसी हिसाब से होती हैं जैसे वो रूलिंग कंट्री कहेगी। ठीक है, तो ये तो हुई कॉलोनी की बात। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हुआ था। 3 सेक्टर्स में मेनली एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर का, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ। एग्रीकल्चरल सेक्टर में जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। जमींदारी सिस्टम में क्या था, लैंड रेवेन्यू की बात थी। अब इसे लाया कौन था, इसे लेके आए थे मेनली, एक टर्म था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट है उसे कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। उनका ये मानना था कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू ही, इसी जमींदारी सिस्टम के लैंड रेवेन्यू के थ्रू ही 34 लाख यूरो पर एनम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या था जमींदारी सिस्टम में, सबसे पहले थी गवर्नमेंट, फिर थे जमींदार यानी कि जो लैंड ऑनर्स हैं, फिर थे टिलर्स यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं, जो उस लैंड पे कल्टीवेशन करते हैं। अब जो भी प्रॉफिट अर्न होता था या जो भी अर्निंग होती थी उस लैंड पे फार्मिंग करने से, क्या होता था, जमींदार कुछ पार्ट, फिक्स रेट है कि वो टैक्सेशन के रूप में गवर्नमेंट को देगा, और जो जमींदार हैं उनका जितना मन चाहे वो उतना टैक्स इंपोज कर सकते थे टिलर्स पे यानी कि फार्मर्स पे, वो मैक्सिमम ले सकते थे और मिनिमम टिलर्स को देते थे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब एग्रीकल्चर से इनकम हो रही थी तो फिर भी एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो सकता है, बैकवर्ड कैसे जा सकते हैं हम। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि जितनी भी अर्निंग हो रही थी उससे कहीं हम प्रोडक्टिव जगह पर लगा नहीं रहे थे, एग्रीकल्चर के बेटरमेंट में नहीं लगा रहे थे। जो जमींदार थे वो तो अपना लैविश लाइफस्टाइल पे उसको स्पेंड कर रहे थे, वो भी कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। और जो गवर्नमेंट थी यानी कि जो ब्रिटेन वाली गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी, जो भी अर्निंग हुई है एग्रीकल्चर से, उन्होंने वो उसे अलग जो कंपनीज हैं और दूसरी चीजों में प्रॉफिट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते थे, और फिर जो प्रॉफिट होता था उसे वो कहते थे कि ये ब्रिटेन की अर्निंग है, हमारी अर्निंग है, इंडिया में नहीं छोड़ते थे, अपने पास ले जाते थे। ठीक है, दिस वाज द रीजन कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। चलिए, सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन। ये कैसे हुआ, हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, हर जगह उसका इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता था, डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी लगाने लगे कि, एक चीज समझिए, एक तो एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ऐसे याद रखिए कि एग्जिट यानी कि हमारी कंट्री से जा रहा है, जिस भी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यानी कि जा रहा है, और इंपोर्ट यानी कि इन हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे थे, जा रहे थे, मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है, तो उस पर इतनी हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने कि वो 700 का पड़ रहा था दूसरी कंट्री में जाके। तो बाहर वाले लोग क्यों ही खरीदेंगे हमारे सामान को, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ, ये तो उन्होंने करा कि हमारा सामान महंगा देने लगे, साथ में जो उनके प्रोडक्ट्स थे
उन्हें बहुत ही ज्यादा कम रेट्स पे प्रोवाइड कराने लगे, यानी कि ड्यूटी फ्री देने लगे, कोई टैक्सेशन नहीं लगाते थे उनपे। तो अब वो चीप रेट्स पे मिल रहे हैं, तो उनकी डिमांड ज्यादा हो गई थी। 78% इम्पोर्ट्स, यानी कि जो भी इंपोर्ट इंडिया में आते थे, क्या होता था, जो भी इंपोर्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स के होते थे उन पे क्या करते थे, 78% ड्यूटी लगाते थे। यानी कि अगर ब्रिटेन ने इंडिया का कोई सामान मंगाया है अपने यहाँ, तो ब्रिटेन में उस पर 78% ड्यूटी लगी है। तो अब लोग नहीं खरीदेंगे ना, यानी कि कोई अगर सामान 100 रुपए का है तो वो कितने का हो गया, 178 का हो गया। तो अब उसे लोग नहीं प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, क्या हुआ फिर, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। क्या करने लगे ब्रिटिशर्स, हमारे यहाँ मशीन मेड गुड्स भेजने लगे। अब उनके गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो उन्हें कॉम्पीट करने के लिए, मैच करने के लिए लो रेट्स पे यहाँ पे बेचने लगे। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने जूट इंडस्ट्री और प्लांटेशन की डेवलपमेंट स्टार्ट करी। अब हमारे यहाँ उन्होंने इसलिए नहीं करी कि हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन ही ऐसी थी कि इंडिया के अलावा वो ब्रिटेन में उसे ग्रो नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जूट इंडस्ट्री लगाई और टी वगैरह यहाँ पे ग्रो करने लगे, और उसका प्रॉफिट भी वो सारा खुद ही रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट किया। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड का किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ, देखिए, एक्सपोर्ट्स तो हो नहीं रहे हैं, इंपोर्ट से इंपोर्ट्स हो रहे हैं, यानी कि हम अपना सामान तो बाहर बेच ही नहीं पा रहे, सिर्फ बाहर वाले लोग आके हमें सामान दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे ऊपर और ज्यादा लाइबिलिटी आ जाती है, हमें ज्यादा पे करना है और अर्निंग हमें हो नहीं रही है। तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, क्या कहेंगे इसे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ यानी टैक्स, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी। क्योंकि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था इंडियन रॉ मटेरियल का, यहाँ से इंडिया से ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, वहां पर जाकर अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, और ये जो रॉ मटेरियल गया है ये बिना किसी टैक्स ड्यूटी के लेके जाते थे, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रेट्स में ले गए। ठीक है, और दूसरी तरफ जो वहां से उन्हें फिनिश्ड गुड्स भेजते हैं, यानी कि जो ब्रिटेन से हमारे यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स आते थे, रॉ मटेरियल नहीं आता था, फिनिश्ड गुड्स आते थे, वो उनको भी ड्यूटी फ्री करके इंपोर्ट करते थे, जिससे कि जो सामान इंडिया का बना हुआ है उससे भी सस्ते रेट्स में वो अपना सामान यहाँ लाके बेचते थे। तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उसी सामान को तो लोग ज्यादा परचेज करते थे। तो इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। अब क्या हुआ, इंडिया इंपोर्टर बन गया था फिनिश्ड गुड्स का, क्योंकि बाहर से हम सिर्फ फिनिश्ड गुड्स मंगाए जा रहे हैं, और एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के लिए, और कुछ नहीं। और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें भी हमें नुकसान ही हो रहा था। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने देखा कि एक्सप्लॉयटेशन किस किस तरह से हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में हुआ, और इंटरनेशनल ट्रेड में हुआ। अब सेकंड पॉइंट क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 में जिस टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारी इकोनॉमी की क्या हालात थे, हम ये चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या हुआ, ठहरी हुई है एक जगह पे, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां आज है वहीं की वहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले 100 लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट था, आज से 5 साल पहले, और आज भी बस उन्हीं 100 लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो कुछ ग्रोथ नहीं हुई, स्टैग्नेंट है। ठीक है, तो ये होता है स्टैग्नेंट, कि कोई ग्रोथ ना होना, जहां है वहीं रुके रहना। तो किस कॉन्टेक्स्ट में स्टैग्नेंट थी, 1860 से 1945 तक, बहुत लंबा टाइम होता है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी उसमें सिर्फ 0.5% पर एनम का ही ग्रोथ हुआ था। अब देखिए आप, 1860 से 1945, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, मान लीजिए आप 100 ईयर्स में 15 ईयर्स ही कम है, उसमें सिर्फ 0.5% पर एनम ही ग्रो करी थी हमारी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। ठीक है, दूसरा, बिटवीन 1925 एंड 1950, अब 60 से 45 तक तो सिर्फ 0.5% का इंक्रीज हुआ था पर कैपिटा इनकम में, और 1925 से 1950 के बीच में सिर्फ 0.1% पर एनम इंक्रीज हुआ था। ठीक है, इतना ही इंक्रीमेंट हो रहा था, इससे ज्यादा इंक्रीमेंट ही नहीं था। दिस वॉज द रीजन कि इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको जितनी भी चीजें थ्योरी वाली बता रही हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा, इसे आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डेटा है जो आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है। बाकी जो चीजें मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बैकवर्ड भी तो होगी। अब पहले भी वही थे, आज भी वही है, तो हम आगे थोड़ी ना बढ़े हैं, बैकवर्ड ही तो रह गए। तो बैकवर्ड इकोनॉमी का रीजन क्या था, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। 1947-48 में हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी थी, सिर्फ 230 रुपीज। इसी की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, स्टारवेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नीचे था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। क्यों, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। चलिए, थर्ड क्या है, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। अब दो तरह की बैकवर्डनेस, एक एग्रीकल्चरल और दूसरी इंडस्ट्रियल। तो एग्रीकल्चर में क्या बैकवर्डनेस थी, देखिए, क्योंकि हम स्टैग्नेंट हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं स्टैग्नेंट होने की वजह से, इसी वजह से हमारी एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड होगा, उसी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज भी बैकवर्ड होंगी। सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, सबको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, ठीक है। देखिए, 72% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडल्ज थी। अब 72% तो इंडल्ज हैं, लेकिन इनको अर्निंग भी तो उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी में भी वो उतना ही कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% ही था। तो क्या ये चीज बैकवर्डनेस शो नहीं करती है, ऑब्वियसली करती है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पीस ऑफ लैंड पे 1000 kg हम राइस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रो कर पा रहे हैं सिर्फ 500 kg। तो ये 500 kg तो हमारी प्रोडक्शन है, हमने कितना ग्रो करा, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि कितनी कैपेसिटी है उस लैंड पे वो क्रॉप ग्रो होने की, तो वो बहुत ही ज्यादा कम थी हमारे यहाँ पे, कितनी, सिर्फ 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सिर्फ इतना ही हम ग्रो करते थे। वीट को, गेहूं सिर्फ 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर ग्रो होता था, और चावल सिर्फ 710 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से खाना भी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ओवरऑल बहुत कम हो जाती थी, ठीक है। 1947-48 में सिर्फ 527 लाख टन, सिर्फ इतनी सी ही प्रोडक्शन हुई थी फूड ग्रेन की, जिसकी वजह से स्टार्वेशन हुई, ठीक है, भूखमरी हुई, लोग भूख से भी मरते थे, राइट। हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, अब उस पॉपुलेशन के लिए क्या सिर्फ इतना सा फूड प्रोडक्शन काम कर जाएगा, नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हम अपने यहाँ पर कोई मशीनरी है उन्हें बनाते हैं, इवन जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए भी जो इक्विपमेंट्स आते थे वो भी हम लोगों को बाहर से ही मंगाने पड़ते थे, ठीक है। तो क्या था, हैवी इंडस्ट्रीज की कमी थी हमारे यहाँ पर, नेग्लिजिबल प्रोडक्शन था मशीन्स का, कोई मशीन हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, ठीक है, सब बाहर से मंगानी पड़ती थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट ruined, कुछ भी नहीं था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट खत्म करके चले गए थे, क्योंकि वो अपना सामान इतने कम रेट्स पे बेचते थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनके सामने सर्वाइव ही नहीं कर पाई। दूसरा, डिपेंडेंसी अपॉन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी मशीनरी है या जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनके लिए हम लोग हाईली ब्रिटेन पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि हमारे पास गुड्स थे ही नहीं, हम नहीं बनाते थे अपने यहाँ पे मशीनरी, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन कि इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, और हाईवेज, रोड फैसिलिटीज, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बेकार थी, बिल्कुल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी हमारी, सिर्फ 2100 मेगावाट थी, सिर्फ इतनी, बल्कि आज कितनी है पता नहीं, कितने लाख गीगावाट्स में हम काम करते हैं। आप अब तो हर एक विलेज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ठीक है, अब तो पूरे इंडिया में बिजली है, लेकिन पहले ऐसी जगहें थी जहां इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती ही नहीं थी, हम उतनी प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। दूसरा, लेंथ ऑफ रेलवे लाइन, सिर्फ 53,569 किलोमीटर की ही रेलवे लाइंस थी, ठीक है। आज तो हमारे यहाँ पर मेट्रोज हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, पहले नहीं था। और जो रेलवेज भी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए लाए थे। जब रेलवेज आई थी उससे इंडिया का भी डेवलपमेंट हो सकता था, कैसे,
जो रेलवे बनाने के लिए सामान है सारा आप अगर इंडिया से कराते, इंडिया से आयरन ओर लिया जाता, इंडिया से कोल लिया जाता, इंडिया की लेबर को लगाया जाता, सब चीज होती है अच्छे से, तो इंडिया की भी प्रोडक्शन होती, इंडिया की भी डेवलपमेंट होती। लेकिन नहीं, उन्होंने सारी चीजें क्या करी, ब्रिटेन से ली। ठीक है, अपने यहाँ से वो लाए, अपनी चीजों को उन्होंने वो दिया, प्रेफरेंस दिया। ठीक है। सेकंड क्या है, पक्का रोड्स हैड अ कन्वर्जेंस ऑफ 155,000 किलोमीटर्स ओनली। पक्की रोड जो थी, आजकल हम इतने सारे हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन पहले सिर्फ पक्की रोड ही, यानी कि जो रोड है, कच्ची रोड होती है एक जिसपे ऐसे ही होती है, बनी हुई नहीं होती है, ठीक है, वो ही थी मैक्सिमम, सिर्फ 155,000 किलोमीटर की ही पक्की रोड थी। अब नेक्स्ट क्या था, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि हमने अभी पीछे भी देखा है, पीछे वाले पॉइंट्स में, कि इम्पोर्ट्स के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट थे, मेनली ब्रिटेन पर डिपेंडेंट थे, अब्रॉड पर डिपेंडेंट थे, कि केरोसिन भी बाहर से मंगाना है, मेडिसिन भी बाहर से मंगानी है, और बाईसाइकिल्स भी बाहर से आएंगी, मशीन, स्विंग मशीन भी बाहर से आएगी, हर एक चीज, कैपिटल गुड्स तो मंगा ही रहे थे बाहर से, लेकिन साथ साथ कंज्यूमर गुड्स भी बाहर से मंगा रहे थे, बाहर से ही वो इम्पोर्ट होते थे। ठीक है, दिस वॉज द रीजन कि हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि हमारी अपनी खुद की यहाँ पर एज सच कोई प्रोडक्शन नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो लोग शहर में रहते थे, अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहर में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा कम था, रूरल एरिया में लोग ज्यादा रहते थे। 1948 में सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही थी जो अर्बन एरियाज में रहती थी, और बाकी का 86% लोग रूरल एरियाज में रहते थे। लास्ट पॉइंट, रैम्पेंट पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, भूखमरी बहुत ज्यादा थी, लोग मरते थे, क्यों, क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, अर्निंग नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। राइट, इकोनॉमी ही ग्रो नहीं कर रही है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो पर कैपिटा इनकम कम होगी तो जीडीपी भी कम होगा, अपने आप सारी चीजें कम है तो गरीबी तो होगी ही। ठीक है, चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। क्या क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट होने की वजह से ही बैकवर्ड है, बैकवर्डनेस है तो कहाँ कहाँ होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। अब जब सारी चीजें बैकवर्ड हैं और स्टैग्नेंट हैं तो क्या आएगी, गरीबी आएगी, रैम्पेंट पॉवर्टी। जब सभी लोग गरीब हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैसा होगा, बेकार ही होगा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे यहाँ पे तो कुछ भी है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लोग भी गरीब हैं, तो क्या करेंगे, क्या हम अपने यहाँ कुछ सामान बना पाएंगे, नहीं, हम डिपेंडेंट हैं किस पे, इम्पोर्ट्स के लिए, अब्रॉड की कंट्रीज पे, कि बाहर से सामान मंगा रहे हैं, अपने यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कुछ भी। और जब यही सारी चीजें हैं, और एक पॉइंट और क्या ऐड हो जाता है, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहर में लोग रहते ही नहीं थे, सिर्फ 14% पॉपुलेशन थी जो अर्बन एरियाज में रहती थी। ठीक है, इसी के साथ आई एंड दिस वीडियो। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।